नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। पुष्पा झुकेगा नहीं, तो अजय पाल शर्मा ने कहा जो झुकेगा नहीं उसका इलाज पक्का किया जाएगा। सो मच सो के साथ एफआईआर और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स अभी अभी कुत्ते की तरह खींच कर जहांगीर खान को इंडो नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट कर लेकर आई है। सोचिए, बंदा वेस्ट बंगाल छोड़कर बांग्लादेश भागने की सोच छोड़कर ये क्या हिसाब से इंडो नेपाल बॉर्डर गई है। इसका मतलब वहां पे इनकी सेटिंग थी, वहां पे इनके जानकार थे, उनको ये पता था कि बंगाल पुलिस उधर फोकस्ड रहेगी बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो मेरे लिए यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। तो क्या यहाँ से निकलकर वो पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि जहांगीर खान के जितने भी बयान थे, जितनी भी उनके एनालिसिस की जाए, वो पाकिस्तान से कनेक्शन उनका समझ में आता है। एक सिटिंग आईपीएस ऑफिसर को, एक सिटिंग पुलिस ऑफिसर को, जिसको बहुत सराहा जाता है, मीडिया में उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, सिंघम कहा जाता है, किलर डैड कहा जाता है इनके गैंग सर्कल में, उस बंदे को ये धमकी देने की कोशिश कर रहे थे। फाल्ता में सॉरी, उनको ये लग रहा था कि मेरा वर्चस्व है। ऐसे पहले भी बहुत बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स, वॉर लॉर्ड्स रहे हैं, जिन्होंने जब स्टेट मशीनरी से पंगा लिया है तो कहीं बचकर नहीं निकल पाए। और यहाँ पे तो सेंटर और स्टेट दोनों ही इनके पीछे पड़ी हुई थी। छुपते छुपाते वेस्ट बंगाल से जान पहचान के थ्रू, कौन जान पहचान के थ्रू इंडो नेपाल बॉर्डर गए थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा ही, क्योंकि ये नहीं छोड़ा जाएगा। मदद कौन कर रहा है उनको पकड़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये लोग आपको सहायता करते हैं, आपका सहारा बनते हैं, और इन्हीं के थ्रू बड़े बड़े कांड नियम किए जाते हैं। जहांगीर खान इंडोपाल बॉर्डर से इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं, और उनको जिस तरीके से लाया जा रहा है, उनका किस तरीके से इलाज करेंगे शुभेंदु अधिकारी। वेस्ट बंगाल पुलिस का एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जिस दिन उन्होंने कहा कि मैं फाल्टा में चुनाव नहीं रहूंगा, शुभेंदु अधिकारी बड़े भाई की तरह हैं, और ये मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत बढ़िया काम करेंगे, उसी दिन समझ में आ गया था ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे। और उस दिन के बाद से अंडरग्राउंड थे, बाहर निकल कर नहीं आए। चलिए, एक ये खुशखबरी। दूसरी, आज इंडी अलायंस की, भिंडी अलायंस, इंडी अलायंस, शिंदी अलायंस, बहुत अलग अलग नाम है इनके, इनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। इतनी बड़ी मीटिंग कि जब ये फॉर्म हुआ था इंडी अलायंस 2023 में, तब 32 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब आज की डेट में 23, और 23 में भी घट घट कर कितने रह जाएंगे हमें पता नहीं है, पर कुछ मेजर पार्टीज इनसे हाथ तोड़ चुकी हैं, इनसे नाता अपना निकाल चुकी हैं। अगर मैं कुछ एक डेटा की बात करूं, कुछ एक आंकड़ों की बात करूं, तो इसमें से 30% पार्टीज तो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, जो इंडी अलायंस में ज्वाइन की थी इनिशियली। 40% पार्टीज क्या है, वो आपस में ही लड़ रही हैं, और 30% पार्टीज वो हैं जिनका आज की डेट में कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। फॉर एग्जाम्पल टीएमसी, ममता बनर्जी। और ये इतना सुनहरा कोलिशन है या अलायंस है, मैं कोलिशन नहीं बोलूंगी, अलायंस है, कि देखिए ना, डीएमके, कांग्रेस, सीपीएम, कांग्रेस से सीपीएम नाराज है, कांग्रेस से ममता नाराज है, कांग्रेस से डीएमके नाराज है, कांग्रेस से शरद पवार नाराज है, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी नाराज है, फिर भी सब मिलने बैठ गए। और क्यों बैठ ना जाए? क्योंकि ये परिवार की लड़ाई है। यहाँ पे हर कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए बैठा हुआ है। सोनिया गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। राहुल की बात करें तो वो प्रियंका गांधी के बेटे वाद्रा को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। खरगे की बात करें तो वो अपने बेटे को कर्नाटका पॉलिटिक्स से निकालकर सेंटर की पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं। अखिलेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव का जो बचा खुचा इनके पास है वर्चस्व, उसको बचाने की सोच रहे हैं। आगे आने वाला इलेक्शन भी है। अब्दुल्ला की बात करें तो वो अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपने बाप दादा पुरखा और अपने बेटों के लिए बचाने के लिए उतरे हुए। अगर मैं सुप्रिया सूले की बात करूं तो शरद पवार बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बात की, शाह से सीक्रेट कॉल्स में, मीटिंग्स में छुप छुप कर गए हैं एयरपोर्ट्स पे मिलने के लिए, वहां पर भी इन्होंने क्या सुप्रिया को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करूं महबूबा मुफ्ती की, तो वो बेचारी भी अपनी राजनीति संभाल। तो ये जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब में जो कॉमन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है कि अपने अपने परिवार की राजनीति बचाना। परिवारवादी पार्टियों के साथ में एक चीज बहुत कॉमन है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फंडेड बाय द फॉरेन एजेंसीज। इनके पास खुद का पैसा नहीं है, वो कोई भी पार्टी हो, कहीं ना कहीं इनका फॉरेन फंड्स के साथ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इनका फॉरेन एजेंसीज के साथ, स्पेशली एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। ये सब के सब अपनी लोकल्स में खून चूस कर बड़ी हो रही हैं, और इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह दें कि ये पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। सब के सब उस पे एस्टैब्लिश्ड है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि मोदी को सत्ता से हटाना है। अरे एक बंदे के पीछे पड़े होने की बजाय अगर आपने अपनी स्टेट में
अपने इलाके में, अपने एरिया में काम अच्छा किया होता तो शायद आपको कोई डगमगा नहीं पाता। मोदी क्या, मोदी के अलावा कोई भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता नहीं हिला पाता। बट सबकी इंटेंशंस क्या है कि ये मोदी हटे तो हम फिर से खून चूसना शुरू करें। एनीवेज़, ये तो एक तो ये एक मैटर हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि सारी पार्टीज़ स्टेट लेवल पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं। चाहे आप केरला में बात करें तो सीपीएम और कांग्रेस लड़ रही है। चाहे आप बात करें तमिलनाडु में तो डीएमके इनको पसंद नहीं कर रही है। चाहे आप बात करें वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस को घुसने भी नहीं दिया था जब उनकी अन्याय और न्याय यात्रा हो रही थी तब भी। आप यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव राहुल की एंट्री नहीं चाहते हैं। तो हर जगह स्टेट लेवल पे अगर आप देखें तो ये सारी की सारी जो रीजनल पार्टीज हैं ये कांग्रेस को नहीं चाहती हैं। बट जब बात इंडिया अलायंस की होती है तो कांग्रेस के बिना हो नहीं सकता है। शाह ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है। हैट्स ऑफ चाणक्य, उनको लोग प्यार से ऐसे ही नहीं कहते हैं। बड़े वाले चाणक्य जो पहले के थे उनका तो देखिए कोई मुकाबला नहीं है। वो समय अलग था और वो माहौल भी अलग था। बट ये जो अभी शाह चक्रव्यूह रख रहे हैं ये भी कोई नहीं है। अगर ये पार्टीज जुड़कर लड़ती हैं तो भी नहीं जीतती हैं, थर्ड फ्रंट फॉर्म करती हैं तो भी नहीं जीतती हैं। सब ऐसी तितर बितर हो गई हैं कि सबको बस एक ही अपॉर्चुनिटी है कि इकट्ठे हो जाएं। और इकट्ठे भी हो रहे हैं तो लड़ कैसे रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बयानबाजी ममता बनर्जी पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए आई थिंक लास्ट 48 आवर्स हैव बीन आल्सो बिग जॉल्ट टू हर। लेट मी जस्ट गेट, ये देखिए ना कितने बढ़िया बढ़िया लोग इकट्ठे हुए हैं। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर, टीएमसी बंगाल से बाहर, आरजेडी बिहार से बाहर, डीएमके तमिलनाडु से बाहर, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे वाली वो मुंबई से बाहर, एनसीपी अगेन लॉस्ट। तो सब, अब ये देखिए यहां से राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है शरद पवार कह रहे हैं, राइट। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया है तो डीएमके ने इंडिया अलायंस को कैसे ज्वाइन करेगी। ममता बनर्जी आज बल्कि मीटिंग में बैठी हुई है साथ में, आज उसी मीटिंग में बैठी हुई हैं साथ में, कह रही है कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। मुंह पे थप्पड़ भी मार रही हैं और बगल में बैठ भी रही हैं। अब इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कांग्रेस गठबंधन मतलब इंडी ब्लॉक को नहीं चला सकती तो मैं इसे चला सकती हूँ। वो ऑल्टरनेट अपने आप को दे रही थी। तो हमने क्या कहा था, वेस्ट बंगाल में ममता के हारने की खुशी अगर किसी को सबसे ज्यादा हुई है तो दैट इज राहुल गांधी। वाई? कॉम्पिटिटर चला गया, अब कौन बचा है अभी? वैसे तो अखिलेश का नाम लिया जाता था बट अखिलेश में वो कैपेबिलिटी नहीं है। ही डजंट हैव दैट मैच्योरिटी, दैट दैट ग्रिट एंड दैट ग्रिप जिसको हम बोलेंगे जो चाहिए पॉलिटिक्स में किसी को पकड़ने के लिए, मतलब एक अंडरस्टैंड करने के लिए कि राजनीति का खेल क्या चल रहा है, उस वो अखिलेश यादव में मिसिंग है। वो अपने फादर की तरह नहीं है, जमीन पे नहीं रगड़े हैं। देखिए आइडियोलॉजी बेशक अलग रही हो, चाहे लेफ्ट की हो या कांग्रेस की हो, इनकी आइडियोलॉजी बेशक अलग रही हो, पर जब आप जमीन पर उतरते हैं तो आपको प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी का डिफरेंस समझ में आता है। मेजॉरिटी ये जितने भी परिवारवादी हैं, चाहे ये अब्दुल्ला हो और ये अभिषेक बैनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, डीएमके के जूनियर स्टालिन हो जिन्होंने डेंगू मलेरिया का बयान दिया था, इन लोगों को जमीनी हकीकत पता नहीं है। इनके बाप दादा ने जमीन पर उतरकर रेड़ियां रगड़कर हजारों लोगों से मिलकर, एक एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है पॉलिटिक्स को समझने के लिए। पॉलिटिक्स इज नॉट 2 मिनट्स मैगी नूडल्स। पॉलिटिक्स बहुत धीरे धीरे चलती है और बहुत अलग अलग तरीके से चलती है, शतरंज की बाजी की तरह चलती है। किसको ये सोच सकता था कि मोदी के 10 साल के शासन के बाद कि विपक्ष ही नहीं रहेगा? आज की डेट में वी डोंट हैव एन ऑपोजिशन, वी डोंट हैव एन ऑपोजिशन इन इंडिया। ये लोग अपोज करेंगे मोदी को। वो मोदी जो जिसके एक भाषण के लिए लोग हजारों हजारों किलोमीटर चलकर आते हैं, वो मोदी जिससे मिलने के लिए एक 5 साल का 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल की महिलाएं, वृद्ध महिलाएं उनसे मिलने के लिए तत्पर रहती हैं, उनके पैर छूती हैं। वो जिनको पता है डीप स्टेट की चाल हो सकता है कि उनको सोशल मीडिया से उठाकर फेंक दिया जा सकता है, तो वो इमीडिएटली मन की बात शुरू कर लेते हैं और दूरदर्शन को भी साथ के साथ एक्टिवेट करके रखते हैं। वो जो शतरंज की हर बाजी में 5 मिनट 5 कदम आगे चलते हैं, ये बच्चे क्यों उनसे लड़ेंगे? और अब देखिए फिर से इंडियन अलायंस का ड्रामा शुरू हो चुका है। अगर दूसरा दिखाती हूँ, गलती से भी कांग्रेस को वोट मत देना। आम आदमी पार्टी आई नहीं है, डीएमके आई नहीं है, लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। भला मैं कांग्रेस को क्या कमजोर करूंगा? कितना बड़ा जाइब, कितना बड़ा सार्काज्म, ह्यूमिलिएशन आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और आज उसी इंडिया अलायंस में ये लोग सब बैठ के पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में आम आदमी पार्टी इज नॉट टर्न्ड अप फॉर दिस। अच्छा, सबसे बढ़िया तो उद्धव ठाकरे निकले।
उनकी शिवसेना ऑनलाइन ज्वाइन कर रही है। मतलब ही डज़ नॉट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो फ्लाइट में पैसा प्राइवेट जेट में पैसा खर्च कर आएँ और यहाँ पर मीटिंग अटेंड करें। उनको ये भी नहीं लगता है। डीएमके के देख रहे हैं उदयनिधि स्टालिन क्या कहते हैं 20 साल से ज़्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मतलब धोखेबाज, दागाबाज, चालबाज इनडायरेक्ट वर्ड्स में कह रहे हैं। अब ये आता है आज का सबसे बड़ा तगड़ा झटका जो ममता बनर्जी को लग चुका है। काउंसलर्स की मीटिंग छोड़कर जब से ममता बनर्जी को ये समझ में आया कि पार्टी टूट नहीं रही, उनको पार्टी में से निकालकर फेंका जा रहा है। पार्टी नहीं टूट रही है, पार्टी वहीं की वहीं है। क्या हो रहा है? पार्टी में से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन को निकालकर दूध में से मक्खी की तरह फेंका जा रहा है। और ये शाह का करामात है। शाह की बहुत बड़ी मैच्योर चाल है। देखिए, अगर टीएमसी टूटकर 2 फाड़ हो जाती है, तो अच्छा विपक्ष नहीं रहेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो टीएमसी का जो वोट बैंक है, उसको इकट्ठा रखने के लिए तो टीएमसी को ही रखिए ना। तो उसमें से दूध में से मक्खी की तरह इनको निकाल कर फेंक दीजिए, वो ज़्यादा सही है। और वैसे भी अभिषेक के खिलाफ इतनी अंदर में गुस्सा भरा पड़ा हुआ है लोगों के, उनके एमएलएज़ के अंदर, उनके एमपीज़ के अंदर, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज की डेट में सयानी घोष जिसके साथ उन्होंने कम से कम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्रॉपर्टीज़ में। और भी कई महिलाएँ हैं जिनके साथ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो उनका मुँह नहीं देखना चाहती है। उनके फ़ोन कॉल नहीं उठा रही है। उनके फ़ोन कॉल छोड़िए, माता ममता बनर्जी के फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा है कोई, डर के मारे। क्यों? उनको लग रहा है भैया हम तो बात नहीं करेंगे, हमें नहीं पता आगे चल के क्या होने वाला है। उनसे बात भी क्या करें? उन्होंने डिसाइड कर लिया कि पार्टी छोड़नी है या इनको पार्टी से निकालना है। आज शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक बात हो रही थी असेंबली की, एमएलएज़ की, कि 60 एमएलएज़ 60-65 एमएलएज़ वो नंबर फिगर कर रहे हैं जब तक ये ऑफिशियली टूट नहीं जाता है कि ये इनमें इस पार्टी में से टीएमसी में से निकालकर ममता बनर्जी को साइड करना है, अभिषेक को साइड, डेरेक ओब्रायन को साइड। अब तक सिर्फ बात यहाँ तक की थी। पर देखिए शाह जब सोचते हैं, ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द असेंबली नाउ। उनको पता है विक्ट्री हो गई है, मेजॉरिटी मार्जिन मिल गया है। गुड, वेल डन, नेक्स्ट स्टेप। ही इज़ अ मैन ऑन मिशन। सो नेक्स्ट स्टेप उनको है पार्लियामेंट की चिंता। बिल पास कराने हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, डिलिमिटेशन। उनको चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में नंबर्स, क्योंकि कई सारे ऐसे बिल हैं जिसके लिए मेजॉरिटी 2/3 चाहिए, व्हिच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट नंबर एक्चुअली। वो सुनने में बड़ा आसान लगता है। सिटिंग एंड वोटिंग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब इसके लिए अब रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर चाहिए। नंबर चेक करने के लिए क्या होगा? अब टीएमसी के एमएलएज़ नंबर अलग-अलग निकल कर आ रहे हैं। मेरे पास नंबर जो आया हुआ है दैट इज़ अराउंड 20 एमपीज़ की बात चल रही है। देखिए इस वक़्त ममता बनर्जी के अगर मैं ऑफ़िशियली बोलूँ पार्लियामेंट के अंदर तो 29 लोकसभा मेंबर्स हैं और राज्यसभा की बात करूँ तो इनके पास हैं 12 नंबर है। तो जब इसमें से 20 नंबर भी टूट जाता है तो शाह का तो काम हो जाता है बिकॉज़ मेजॉरिटी के लिए ही डज़न्ट नीड मच नंबर्स। वो ऑलरेडी मेजॉरिटी के बहुत करीब बैठे हुए हैं। ये नंबर 15 सांसद बोल रहे हैं बट मेरे पास जो खबर आ रही है वो 15 से ज़्यादा की आ रही है। 2 लोग एक सुकेंदु शकर रॉय ने तो ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट इन लाइन इज़ कोयल मलिक। 14 एमपीज़ के रेज़िग्नेशन की खबर व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस अभी मेरे पास आई है एंड दिस इज़ लाइक ये तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बड़ी भारी बगावत हुई है इस वक़्त ममता बनर्जी के साथ में बिकॉज़ बनर्जी को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या? करें तो करें क्या? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। कहते हैं ना, वक़्त का पहिया है, समय बलवान। कभी इतनी अकड़ नहीं रखनी चाहिए कि कभी आप अपने दरवाज़े बंद कर दो किसी के साथ भी। जब एक बार एक बहुत इमोशनल होके मोदी जी ने एक बयान दिया था कि ममता बनर्जी उनको अपने उनके बर्थडे पे उनको गिफ्ट्स भेजती हैं और एक ऑफ़िशियल जो उन लोगों का रिलेशनशिप है एंड देन पर्सनल इज़ वेरी स्वीट। आपको पता है अगली बार क्या कहा ममता बनर्जी ने पब्लिक उसमें? अगली बार ईंट पत्थर और बम डाल के भेज दूँगी। ये महिला के गुणों से बिल्कुल वंचित है। बिल्कुल वंचित है। ममता नाम की सबसे बड़ी तौहीन अगर किसी ने की है, तो वो है ममता खुद। 14 सांसदों का अभी सुनने में आ रहा है, एकदम सामने न्यूज़ फ्लैश करिए कई सारे टीवी चैनल्स पर कि ममता बनर्जी को 14 एमपीज़ ने, सॉरी नॉट एमएलएज़, एमपीज़ ने रेज़िग्नेशन देने का। इससे बड़ा एक तो आपके हाथ से आपका स्टेट चला गया,
एमएलएज और काउंसलर्स छोड़ रहे हैं। हर तीसरे दिन न्यूज़ आ रही है कि इतने काउंसलर्स रिज़ाइन कर देंगे या कर चुके हैं। मतलब स्टेट बॉडीज़ जैसे जो मेयर हो गया, म्युनिसिपैलिटीज़ हो गई, वहाँ से ये गईं लोअर रैंक में। एमएलए से गईं, वो खत्म हुआ। अब जो एमपीज़ हैं, जो 2024 के इलेक्शंस में जो जीत कर आए थे, वो लोग इनको छोड़ रहे हैं। अब क्या छोड़ने के बाद वो बीजेपी जॉइन करेंगे, कांग्रेस जॉइन करेंगे, क्या करेंगे तो समय बताएगा। बट लुक्स लाइक ममता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और आज जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अ, कुछ नहीं रह गया विपक्ष के पास अब। अब ये कितना भी ड्रामा कर लें, ये कितने भी मीटिंग्स कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ी धरोहर, जो जनता अपने पॉलिटिशियंस में इन्वेस्ट करती है, जो पॉलिटिशियंस के पास रखती है, वो है ट्रस्ट। जनता जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है अपने लीडर चुनते वक़्त, जब वो बटन दबाती है ईवीएम का, तो वो बटन क्या दबाती है कि मैं इस पे विश्वास करके इसको अपना एक वोट दे रहा हूँ। इन लोगों ने उस विश्वास को कत्ल किया है, मर्डर किया है, असैसिनेशन किया है। चाहे ममता ने वेस्ट बंगाल की दुर्गति करके की हो, सोनार बांग्ला, मतलब बंगाल के इतने सुंदर-सुंदर सॉन्ग्स, माँ काली के इतने भजन, कीर्तन, चलिए वो छोड़ दीजिए। मतलब हमारा देश का फ्रीडम स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको आज ऐसी जगह ले जाके पहुँचा दिया, जो विश्वास ही नहीं होता है कि वो बंगाल और ये बंगाल एक ही रहे होंगे। बात करते हैं अगर हम अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव का मैं बताती हूँ, मैं उस राज में गई हूँ अयोध्या। आपका दुपट्टा खींच लेते हैं अगर आप अपने लोगों के साथ नहीं होते। पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं होती थी। ये था मुलायम सिंह यादव का राज, ये था अखिलेश यादव का राज। डीएमके की बात करते हैं, स्टालिन, इनको सारे हिंदुओं में डेंगू मलेरिया नजर आता है। और क्या इन्होंने उस स्टेट की हालत की मैं बताती हूँ। आप कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तमिलनाडु में थे पर डीएमके के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल सकते थे डर के मारे कि कल को उठा के ले जाएंगे ये लोग। इतना इनका प्रॉपर्टीज है। जब भी इनकी इन्वेस्टिगेशन चालू होगी, अगर जोसेफ विजय कराएंगे टीवी के, तो इतना इन्वेस्टमेंट है कि आई थिंक वेस्ट बंगाल को भी सरपास करेंगे करप्शन के मामले में, क्योंकि हर स्ट्रीट पे इनके बंगलोज हैं, हर जगह इनके थिएटर्स हैं। ड्रग्स का काम, इनके ड्रग माफियाज जयपुर और राजस्थान जा जाकर पकड़े गए हैं, जिसको हमने पीछे के शोज में कवर भी किए। आफ्टर अन्नामलाई एंड आर एन रवि हैड टिप्ड, जिसने इस इंडिया अलायंस के लोगों पे विश्वास किया है, महबूबा मुफ्ती, पाकिस्तान से बात कर लीजिए, पाकिस्तान से बात कर लीजिए। क्यों कर लें भाई बात पाकिस्तान से? क्या औकात है? क्या औकात है? क्यों पाकिस्तान से बात कर लें? जो रोज़ बम फोड़ रहा है, जो रोज़ हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो रोज़ यहाँ पे टेररिस्ट भेज रहा है, जो कभी फेक करेंसी भेज रहा है, तो कभी लव जिहाद हमारे हर बॉर्डर पे मस्जिद और मदरसास बनाकर भारत को तबाह करने की बात करता है, जिसके कण-कण और जिसके बच्चे-बच्चे में पाकिस्तानियों से लोगों को नफ़रत नहीं है। बट जब आपने उन पाकिस्तानियों को ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में ये डाल दिया है 2 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों को कि हर हिंदू काफिर है और उनका वध जायज है, उनका असैसिनेशन हलाल करना जायज है। तो ये महबूबा मुफ्ती ये बोलती है बार-बार हम उनसे बात कर लें। क्यों बात करें? आप एक सुरक्षित भारत में रह रही हो मैडम, तो ये बोल पा रही हो, नहीं तो पाकिस्तान में सबको पता है कि क्या होता है और कितने प्रोस्टिट्यूशन और ब्रोथल सेंटर्स खुले हुए हैं वहां की पॉलिटिशियंस के लिए। एक महिला को किस-किस के साथ अपना बिस्तर शेयर करना पड़ता है, उसके बारे में हम शेयर बोलेंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। इन जितने भी पॉलिटिशियंस को थे इंडिया अलायंस के, सब पर जनता ने विश्वास किया है, मौका दिया है बकायदा और बहुत बड़े-बड़े मौके दिए हैं। 15 साल ममता बनर्जी को राज करने का मौका दिया, कम था? अखिलेश यादव और इन लोगों को सालों साल राज करने का मौका दिया, ये कम था? आज ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं कि भई मोदी को हटाओ किसी तरह के हम फिर वापस आए सत्ता में। तो ये तो ना होगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की है। मोदी ने लोगों का विश्वास कमाया है। जब-जब उन पे लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने उसको पूरा करके दिखाया है। तो विश्वास जीतने के लिए आपके एक्शंस होने चाहिए। जब आप एक्शंस नहीं करोगे तो वो बराबर है। और शाह ने ऐसा षड्यंत्र मैं इन लोगों की वर्डिंग्स कहूँ षड्यंत्र, पर हम राष्ट्रवादियों की भाषा में कहूँ तो ऐसा बिसात बिछाई है कि ये साथ में आ जाए तो भी हारेंगे, क्योंकि स्टेट पे एक कांग्रेस से लड़ेंगे। ममता बनर्जी राहुल गांधी को नहीं आने देगी, अखिलेश यादव राहुल गांधी को नहीं आने देगा। तो स्टेट में ही आपस में लड़ेंगे, पर जब बात यहाँ इंडिया अलायंस होगी तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। बट इस इंडिया अलायंस की मीटिंग का फायदा क्या? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज सब साथ में खड़े हो तो भी नहीं जीतेंगे, अपने अपने स्टेट लौट जाओ तब भी नहीं जीतेंगे। बट यस, मैन्यूवरिंग हो रही है।
एक बहुत बड़े स्केल पे अगर आप देखें तो मैन्यूवरिंग हो रही है। जैसे-जैसे रीजनल पार्टीज़ खत्म हो रही है, तो रीजन्स के जो वोट्स हैं, जो कांग्रेस के वोट्स हैं, मुस्लिम्स के वोट्स हैं या जो लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते, उनके जो वोट्स हैं, वो किस तरफ जाएँगे? वो कांग्रेस की तरफ जाएँगे। तो चाहते या ना चाहते हुए, कांग्रेस विल बी द ऑलवेज़ ऑपोज़िशन इन इंडिया और स्लोली एंड ग्रेजुअली वही हो रहा है। इसीलिए इसलिए राहुल गांधी बहुत खुश हैं आजकल। अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न है। ममता उधर से निपट गई। वोट बैंक उनका बढ़ा नहीं है, बट उनके हसीन सपने ऐसे चल रहे हैं कि जब जैसे-जैसे ये रीजनल पार्टीज़ निपटेंगी, वैसे-वैसे उनका वर्चस्व बढ़ेगा। वैसे-वैसे मुस्लिम वोट बैंक दोबारा कांग्रेस की तरफ आएगा और इसीलिए वो हर बार अपीसमेंट की पॉलिटिक्स खेलते हैं। इसीलिए हमेशा मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं। हिंदूज़ उन आँखों पे गांधारी वाली पट्टी चढ़ जाती है हिंदूज़ के लिए जब सोचना होता है तो। वो कभी उन्हें नज़र ही नहीं आते हैं। ये एक ऐसा परिवार जो भारत में पला-पोड़ा, बसा, खाया, कमाया, बजाया, सब कुछ किया। बट इनको हिंदू पसंद नहीं आए। जब पाकिस्तान बना था ना, अगर वो महात्मा गांधी नहीं होते ना, तो ये परिवार भारत में नहीं होता। ख़ैर दैट इज़ अ वाटर अंडर द ब्रिज। कमिंग बैक, ममता बनर्जी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ हो चुका है। वो महिला अब कभी नहीं आ सकती है पॉलिटिक्स में। उनकी उम्र जाती रही है, उनकी पार्टी जाती रही है, लोगों का विश्वास जाता रहा है और उनका जो सुपुत्र या फिर उनका भांजा जो भी है अभिषेक बनर्जी, उसके बस की नहीं है। He doesn't have the capabilities, the skills, the political maturity to build up the party again. So this party is done and dusted forever. It's done. It's gone. So आज ममता बनर्जी के लिए वो कुछ एक दिन होते हैं ना बैड डेज गुड डेज इज अनदर वन ऑफ दोज बैड डेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।